अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कमर उस्मान। आज के नए लेक्चर के साथ आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे उसमें सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर डाटे को इनपुट भी करते हैं और उसको आउटपुट किया जाता है। उसके बाद जो प्रिंट आउट का फंक्शन है उसका सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल क्या है और इसको एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा हम सिस्टम को देते हैं उसको हम इनपुट के नाम से जानते हैं, और जितना भी डाटा हम इनपुट एक प्रोग्राम के अंदर करेंगे वो हमें कीबोर्ड के थ्रू डाटा टाइप करके उसके अंदर इनपुट करना पड़ता है डाटे को। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब यही है कि वो डाटा जो हम कीबोर्ड की मदद से सिस्टम को देते हैं, प्रोग्राम को देते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसके लिए बेशुमार फंक्शन है जिनमें हम बात करेंगे स्कैनफ की, गेट सी एच और गेट सी एच ई। ये सब के सब फंक्शन जो हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आगे चल के जो हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर वो स्कैनफ का फंक्शन होता है। फिर उसके बाद जितनी भी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के बाद डेफिनेटली हमें उसका आउटपुट जो रिजल्ट है वो भी मिलेगा। आउटपुट का मतलब है कि वो डाटा जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है या आपके प्रोग्राम का जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट होते हैं उसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। आउटपुट जो है ये मॉनिटर पे, एलसीडी पे जो है आपको डिस्प्ले की जाती है। तो इसी तरह स्टैंडर्ड आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब ये है कि वो डाटा जो मॉनिटर पे या आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट के इसको इसलिए यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्योंकि आउटपुट तो कई किस्म की होती है। अब आउटपुट हमें स्पीकर की फॉर्म में भी, साउंड की फॉर्म में जो है वो स्पीकर भी देता है। फिर आउटपुट जो है हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में भी लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब यहाँ पे है वो आउटपुट जो हमें मॉनिटर या एलसीडी पे डिस्प्ले किया जाता है। तो हर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है डेफिनेटली उसके बाद उसके हमें आउटपुट दिया जाता है, तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर ही जो है वो उसका आंसर डिस्प्ले किया जाता है। और सी लैंग्वेज के अंदर आंसर डिस्प्ले करवाने के लिए या आपकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए जो हम आउटपुट के तौर पे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें दो फंक्शन है, एक प्रिंट का और एक पुट्स का फंक्शन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो प्रिंट का फंक्शन होगा। अब ये जो दो फंक्शन है इनपुट और आउटपुट के लिए जो हम प्रिंट और स्कैन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस ने इंफॉर्मेशन भी किसी न किसी हेडर फाइल से लेनी है। तो जो कि मैंने स्टार्ट के लेक्चर्स में हेडर फाइल के बारे में डिस्कस कर दिया था कि इनको हम प्रोग्राम में इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ के प्रोग्राम के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन है स्पेशली, वो हमारे इन हेडर फाइल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जो प्रिंट और स्कैन का फंक्शन है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन लेता है std.h की हेडर फाइल से। लिहाजा ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारे फंक्शंस हैं ये इस हेडर फाइल से इंफॉर्मेशन लेंगे। लिहाजा इस हेडर फाइल का प्रोग्राम के अंदर शामिल करना हमारे लिए बहुत लाजमी होता है। अगर हम ये हेडर फाइल प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये फंक्शन वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं गेट कर सकेंगे, तो हमें जो है वो एरर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करने के लिए हमें स्क्रीन पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इसके थ्रू हम किसी भी किस्म का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है जो हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन ये किस किस फॉर्मेट के साथ हम या कौन से लेआउट को यूज़ करके हम ये कर सकते हैं, ये अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रिंट एफ को जो प्रोनाउंस किया जाता है वो प्रिंट एफ के नाम से। अब यहाँ पे इसका मैंने एक सिंटेक्स लिखा है, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे हम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग और कॉमा लगा के आर्गुमेंट लिस्ट, मैंने जो है ये दो चीज़ों के बारे में बताया। अब ये जो दो इसके मेन पार्ट हैं इसको फर्दर मैं आगे कैटेगराइज करता हूँ कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है बेसिकली ये भी आपकी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें यानी ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इस हिस्से में हम तीन डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट एक मैसेज है जो स्क्रीन पे आप एज इट इज़ एज अगर डिस्प्ले करवाना चाहें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सम ऑफ द वैल्यू इज़, तो सम ऑफ द वैल्यू इज़ एक टेक्स्ट है तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम टेक्स्ट भी फॉर्मेट स्ट्रिंग के हिस्से में लिखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये बेसिकली हमें बताता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो किस किस्म का वेरिएबल है, तो उस किस्म का हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर इंट टाइप की वैल्यू है तो मॉडुलस डी यूज़ करेंगे, करैक्टर टाइप की वैल्यू है तो मॉडुलस सी यूज़ करेंगे, फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो मॉडुलस एफ यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के हिस्से में लिखते हैं वो उसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस एक अलग से टॉपिक है, इसको भी डिटेल से हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि जो एस्केप सीक्वेंस हैं ये हमें आउटपुट को एक फॉर्मेट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं मेरा हर आंसर एक नई लाइन में डिस्प्ले किया जाए, तो उसके लिए हम एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं \n, नई लाइन में डाटे को डिस्प्ले करवा सकें। उसके बाद जो आपके प्रिंट एफ फंक्शन का सेकंड पार्ट है जिसको आर्गुमेंट लिस्ट कहा जाता है, ये ऑप्शनल होता है बेसिकली, और यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, वेरिएबल्स लिख सकते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी होती है। मसलन वो वेरिएबल जिनके अंदर आपने आंसर स्टोर किया हुआ है वो भी हम आर्गुमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, और अगर ये आर्गुमेंट आपके एक से ज़्यादा होंगे तो हमें उनको कॉमा के साथ सेपरेट जो है वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो आगे एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद ये अभी मैंने 3 डिफरेंट प्रिंट एफ फंक्शंस लिखे हैं, जिसमें सबसे पहली मैंने एग्जांपल जो दिया आपको यहाँ पे है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, यानी आप प्रिंट एफ फंक्शन एक सिंपल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे आर्गुमेंट भी लिखना ज़रूरी है। मसलन अगर आपने एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप हेलो वर्ल्ड लिखें, तो ये डबल कोट में लिखा हुआ है, तो ये इसका सिंटैक्स है सबसे सिंपल फॉर्म में। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल मैंने दी है, यहाँ पे आप डबल कोट में जो लिखा हुआ है ये आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जिसमें टेक्स्ट है आपका योर मार्क्स आर, और मॉडुलस टी जो है ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, लेकिन ये इंटीजर टाइप का है जिसका मॉडुलस टी है, तो इसका आगे आर्गुमेंट है m, यानी ये सिंगल आर्गुमेंट के साथ जो है एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी हमें याद रखना होगी कि जितने हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे उतने ही आर्गुमेंट्स भी आगे लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये थर्ड एग्जांपल को समझें। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स जब आपके मौजूद होते हैं आपकी प्रिंट एफ फंक्शन में, तो फिर क्या होगा कि योर मार्क्स आर मॉडुलस डी एंड ग्रेड इज़ मॉडुलस ई। अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। मॉडुलस डी ये किसका है, m का, और मॉडुलस सी किसका है, g का। तो यहाँ पे हमें उसकी जो टाइप और सीक्वेंस है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है वैल्यू डिस्प्ले करवाते वक्त, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको आंसर डिस्प्ले होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना भूल जाता हूँ लेकिन मैंने आर्गुमेंट्स लिख दिए, तो क्या स्क्रीन पे आंसर डिस्प्ले होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है बेसिकली ये हमें बताता है कि आपकी किस किस्म की वैल्यू है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। तो बेशक आपने आर्गुमेंट्स लिख दिए, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होगा तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी आपको। उसके बाद ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है जिसमें दो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोग्राम है ये आपका सिंपल एक इंट और एक करैक्टर टाइप की वैल्यू है जिसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो इंटीजर टाइप में मैंने एक n वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू 10 दी, और करैक्टर टाइप में ch वेरिएबल लिया जिसको मैंने एक स्टैरिक साइन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्लियर स्क्रीन के बाद प्रिंट एफ का फंक्शन है टेस्टिंग आउटपुट। अब देखें यहाँ पे मैंने कोई और चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है, तो ये मेरा एज इट इज़ एज स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि नीचे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। उसके बाद दूसरी जो प्रिंट एफ की लाइन है मॉडुलस डी और n, यानी मैंने कोई टेक्स्ट नहीं दिया, सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसका एक आर्गुमेंट लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू क्या है 10, वो 10 डिस्प्ले करेगा, फिर प्रिंट एफ के साथ एक करैक्टर वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे आउटपुट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा हुआ है टेस्टिंग आउटपुट और आगे 10 और स्टैरिक। अब इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं इस्तेमाल किया जो उसको नई लाइन में लेके जाएगा, लिहाजा तीनों प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखें किसी भी जगह पे मैंने \n नहीं इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये मेरा तीनों की तीनों प्रिंट एफ का आंसर जो है वो एक ही लाइन में नज़र आ रहा है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हमें हर प्रिंट एफ के अंदर \n लगाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अगली जो एग्जांपल्स है उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। राइट साइड का जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें फ्लोट वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों फ्लोट टाइप के हैं। सो एक लाइन में मैंने डिक्लेयर कर लिए। क्लियर स्क्रीन के बाद मेरे पास एक वेरिएबल 1 है जिसको मैंने 15.25 वैल्यू दी, एक वेरिएबल 2 है उसको भी मैंने वैल्यू असाइन की। अब यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन होगी, एक सम का फंक्शन काम करेगा, यानी वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, तो दोनों को प्लस करके आंसर असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए किसको देगा, रिजल्ट को।
और उसी रिजल्ट को अब मैं प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, आउटपुट आप डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि सम ऑफ द वैल्यू इज़ या रिजल्ट ऑफ द वैल्यू इज़, और आगे सिर्फ मैं आर एस लिख देता तो आंसर मेरा आ जाता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू भी साथ में डिस्प्ले हो, कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैंने प्लस किया और तो ये मेरा आंसर है। तो उसके लिए मुझे उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो चूँकि मेरे तीनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं, तो फ्लोट वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? मॉडुलस एफ। तो लिहाजा मॉडुलस एफ प्लस मॉडुलस एफ इज़ इक्वल टू मॉडुलस एफ। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यहाँ पे मेरा होगा, ये वाला जो एफ है, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है फर्स्ट वेरिएबल का। उसके बाद प्लस के बाद अगला एफ जो है वो है वेरिएबल 2 का फॉर्मेट स्पेसिफायर। और असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद जो ये वाला हमारे पास इक्वल के बाद जो है, ये सबसे लास्ट वाले वेरिएबल का है। तो लिहाजा जो सीक्वेंस आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का होगा वही आपके आर्गुमेंट का भी होना चाहिए। तो लिहाजा अब हमें जो स्क्रीन पे आंसर डिस्प्ले हुआ, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू है 15.25, वो आप ऊपर देख भी सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल 2 की वैल्यू है 58.13 और रिजल्ट आपका 73.38। तो ये एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो दिखा दिया, और उसके बाद गेट सी एच करके प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर जो हैं वो भी रिसीव हो सकें। अल्लाह हाफिज़।